हेलो, मैं डॉक्टर कौशलेंद्र, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज के इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसकी टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस की नज़रबंदी से निकलना और देश के बाहर चले जाना। यह एक करिश्माई घटना है जो यथार्थ तथ्य पर है, पर कितने नाटकीय ढंग से अपनी देशभक्ति को प्रमाणित करते हैं सुभाष चंद्र बोस। आइए जानते हैं इस अंक में। जैसा कि जुलाई 1940 में सुभाष चंद्र बोस को हालैंड स्मारक तोड़ने के अपराध में ब्रिटिश सरकार ने कैद कर लिया, जेल में बंद कर दिया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आते आते उनकी छटपटाहट इस बात में देखी जाती है कि वे 29 नवंबर 1940 से भूख हड़ताल शुरू कर दिए। 5 दिसंबर 1940 आते आते ब्रिटिश सरकार घुटने पर आ गई। ब्रिटिश सरकार ये नहीं चाहती थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा हो, उस दौरान उस पर ये कलंक लगे कि उसने सुभाष चंद्र बोस को कारागार के अंदर ही मार डाला। वो एक आगामी डर से ऐसा कदम उठाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को स्वतंत्र भी नहीं छोड़ सकती थी, लिहाजा सुभाष चंद्र बोस को उसने उनके घर में नजरबंद करने का निर्णय लिया और इस काम के लिए गवर्नर जॉन हर्बर्ट को नियुक्त किया गया। जॉन हर्बर्ट ने एक एम्बुलेंस मंगवाई और एम्बुलेंस में सुभाष चंद्र बोस को लेकर उनके घर में इसलिए नजरबंद करने गए कि जब वहां पर स्वास्थ्य लाभ ले लेंगे तो उन्हें फिर से हम जेल ले आएंगे। तो उनके आवास, जो कि एल्गिन रोड 18/2 कलकत्ता में स्थित था, वहां हर्बर्ट ने एम्बुलेंस के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को ले जाकर के कैद कर दिया और सिविल ड्रेस में अपने सिपाहियों को चारों तरफ घर के नियुक्त कर दिया कि वे रात दिन 24 घंटे पल पल पर सुभाष चंद्र बोस की गतिविधियों की खबर देते रहे। इतने कड़े पहरे में अपने घर में नजरबंद होने के बाद सुभाष चंद्र बोस के लिए देश से बाहर जाने की युक्ति सोचना एक बहुत ही साहस भरा कदम था। कुछ भी हो सकता था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस धून के बड़े पक्के थे, सच्चे देशभक्त, राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार को विश्वास में लिया, जिसमें उनकी भतीजी ईला थी, उनके भतीजे अरविंद बोस, शिशिर बोस और द्विजेन बोस और बड़े भाई शरद बोस थे। सबको विश्वास में लेने के बाद उन्होंने एक प्रोग्राम बनाई कि फॉरवर्ड ब्लॉक की एक बैठक कलकत्ता आवास पर उनके रखी जा रही है। इनमें कांग्रेस के असंतुष्ट वर्गों को भी शामिल किया जाएगा। इसी कार्यक्रम के तहत पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता और सुभाष चंद्र बोस के बड़े अजीज मित्र मियां अकबर शाह भी शामिल थे। मियां अकबर शाह फॉरवर्ड ब्लॉक के वर्किंग कमेटी के मीटिंग में भाग लेने के लिए चल पड़े। जब वो कलकत्ता पहुंचते हैं तो उनके साथ उनके बड़े भाई शिशिर बोस निकल पड़ते हैं मार्केट, बाजार। वहां जाकर एक पेशावरी पोशाक खरीदते हैं, एक ऐसा पोशाक जो सरहदी मुसलमान पहनते हैं। और ये रणनीति के तहत सुभाष चंद्र बोस अपने बाल और दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर देते हैं। उनके बड़े भाई एक विजिटिंग कार्ड भी छपवाते हैं। इस विजिटिंग कार्ड पर उनका नाम है मोहम्मद जियाउद्दीन, ट्रेवलिंग इंस्पेक्टर, द लाइफ ऑफ द एम्पायर ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जबलपुर, मध्य प्रदेश, सिविल लाइन। ये उनका एड्रेस उस पर छापा गया। इस विजिटिंग कार्ड के साथ सुभाष चंद्र बोस पूरी तैयारी कर लिया। अब था समय घर से बाहर निकलने की। इस काम के लिए उनके भतीजे द्विजेन
बोस को ये जिम्मेदारी दी गई कि 16 और 17 जनवरी के आधी रात में जब पुलिस के सारे पहरेदार सो जाएं तो उन्हें सूचित किया जाए। द्विजेन ने 1 बजे के आसपास संकेत दिया कि सारे पुलिसकर्मी सो चुके हैं। तत्पश्चात सुभाष चंद्र बोस उस अपने पेशावरी ड्रेस में दाढ़ी बढ़ाए इस तरह से अपनी रूपरेखा बना लिए कि उन्हें पहचान पाना लगभग नामुमकिन लगने लगा। उस विजिटिंग कार्ड के साथ मोहम्मद जियाउद्दीन के साथ वो निकल पड़े आधी रात में, ठंड के दिन 16 और 17 जनवरी के मिड में, लगभग 1:30 बजे रात। कुछ दूर पर शिशिर बोस की एक वांडरर कार खड़ी थी। इस वांडरर कार का नंबर था BLA 7169। शिशिर बोस ने कार की स्टीयरिंग संभाली और सुभाष चंद्र बोस जियाउद्दीन के नाम से पीछे बैठ गए और लैंसडाउन रोड से यह कार फराटे भाग गई। अगले दिन सुबह ये बैराडी पहुंची, जहां की इनके भाई अरविंद के भाई अशोक बोस भी नौकरी करते थे। उनके यहां से शिशिर बोस और अशोक बोस पुनः अगली पड़ाव के लिए जर्नी करते हैं 30 मील दूर गोमल रेलवे स्टेशन के लिए। और गोमल रेलवे स्टेशन पर अगले दिन 17 तारीख को सुभाष चंद्र बोस पहुंच जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अपने घर पर यह बता दिया था कि यदि 5 दिन तक उनके भागने की प्रोग्राम को गुप्त रखा गया तो ब्रिटिश सरकार उन्हें ढूंढ नहीं पाएगी। इस तरह से लगभग 21-22 जनवरी तक इस प्रोग्राम को गुप्त रखना था। इसलिए जब भी सुभाष चंद्र बोस के कमरे में खाना जाता तो उनके भाई और भतीजों ने उस खाने को खा करके संकेत देते रहे कि सुभाष चंद्र बोस अंदर हैं। दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस गोमल रेलवे स्टेशन पहुंच चुके और वहां से वे कालिका, जो ट्रेन है आज भी चलती है कालिका मेल, उससे उनको दिल्ली जाना था। कालिका मेल से वे दिल्ली के लिए भी चल पड़े, लेकिन दिल्ली पहुंचने से एक स्टेशन पहले ही सुभाष चंद्र बोस उतर गए सुरक्षा कारणों से, और किसी तरह से घूमते फिरते हुए दिल्ली स्टेशन पर पहुंचे और वहां से उन्हें फ्रंटियर मेल के द्वारा पेशावर की जर्नी करनी थी। ध्यातव्य रहे कि इस दौरान उनके मित्र मियां अकबर शाह भी आगे पीछे बराबर उनके साथ चलते रहे और फ्रंटियर मेल में भी मियां अकबर शाह उनके पीछे चढ़ गए, उन पर नजर रखने के लिए कि किसी तरह की कोई खतरा न हो। फ्रंटियर मेल से सुभाष चंद्र बोस पेशावर पहुंचते हैं। पेशावर में एक्का गाड़ी के द्वारा उन्हें ताजमहल होटल ले जाया जाता है। ताजमहल होटल के मैनेजर उनसे इतने प्रभावित होते हैं कि उन्हें बहुत बेहतरीन कमरा देते हैं, लेकिन मियां अकबर को यह संदेह था कि अधिक दिन तक इस होटल में रहने पर इनके भेद खुल सकते हैं। लिहाजा उन्होंने अगले ही दिन सुभाष चंद्र बोस को अपने आबाद खां के घर में शिफ्ट कर दिया। अब यहां से मियां अकबर शाह की जिम्मेदारी समाप्त होती है। अब यह जिम्मेदारी दी गई कीर्ति किसान पार्टी के नेता मिस्टर भगत राम तलवार को। मिस्टर भगत राम तलवार ने अपना नाम बदलकर रहमत खान कर लिया। ये सारे गतिविधियां केवल पहचान छुपाने के लिए की जा रही थीं। तो रहमत खान उर्फ भगत राम तलवार सुभाष बाबू को लेकर के काबुल के लिए निकल पड़े। 22 जनवरी 1941 तक उनकी कार की जर्नी समाप्त होती है और यहां से वे ट्रक के द्वारा किसी तरह अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंच जाते हैं। ध्यातव्य रहे कि जब वे काबुल की यात्रा करते हैं तब उन्हें गूंगे और बहरे की एक्टिंग करनी पड़ती है। कारण कि उस दौरान उस क्षेत्र के पश्चिमोत्तर क्षेत्र के पाश्तो भाषा सुभाष बाबू नहीं जानते थे
और उनकी पहचान खतरे में न पड़ जाए, इसलिए उन्होंने गूंगे और बहरे की एक्टिंग की। इस प्रकार 27 जनवरी 1941 तक सुभाष बाबू काबुल पहुंच जाते हैं। काबुल में उन्हें संदेह कर लिया जाता है एक पुलिस के अधिकारी द्वारा। इसके पहले कि सारे प्रयास पर पानी फिरे, पुलिस अधिकारी को रिश्वत देकर रहमत खान उर्फ तलवार जी ने किसी तरह मना लिया, लेकिन जब अंततः वो मानने में तैयार नहीं हुआ तो इसी जगह सुभाष चंद्र बोस ने अपने भाई के द्वारा दी गई अपनी बहुमूल्य सोने की घड़ी भी उस अधिकारी को रिश्वत के तौर पर दी है, ताकि वो चुपचाप उनसे पीछा छुड़ा सके। और ऐसा ही हुआ। सोने की घड़ी पा करके काबुल में वो अधिकारी शांत हो गया और सुभाष चंद्र बोस अपनी आगे की यात्रा में जुट गए। तब तक भारत में सबसे पहले 27 जनवरी 1941 के दिन ये खबर लगी कि सुभाष चंद्र बोस देश से निकल चुके हैं। और इस खबर को छापने वाला कोई और नहीं, सबसे पहले अमृत बाजार पत्रिका नामक समाचार पत्र था। अमृत बाजार पत्रिका के बाद हिंदुस्तान हाईवेल ने भी इसको छापा। अगले दिन राइटर्स ने भी इसको छापा और तब तक पूरी दुनिया में ये बात फैल गई कि सुभाष चंद्र बोस नजरबंदी से निकलकर देश के बाहर जा चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस ने केवल 22 जनवरी तक के लिए कही थी कि हमारी इस बात को गोपनीय रखा जाए, लेकिन यहाँ 27 तारीख को जाकर के पता चला, जबकि 17 तारीख को वो यहाँ से कलकत्ता से जा चुके थे। कुल मिला के 10 दिन तक उनकी इस पलायन को गुप्त रखने में परिवार उनका सफल रहा। एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद काबुल में ही नेताजी को इटली दूतावास से मदद मिली। इटली दूतावास से ही उन्हें मॉस्को जाने की वीजा मिल गया, जिसमें उनका नाम ऑरलैंडो मेजोटा रखा गया। इस प्रकार मॉस्को से जर्मनी जाने के ऑरलैंडो मेजोटा के नाम से सुभाष बाबू को जो मदद मिली, उससे वे 18 मार्च 1941 में मॉस्को पहुंच जाते हैं। मॉस्को में उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का चूंकि माहौल था, स्टालिन से मुलाकात करते हैं, उन्हें अपनी योजना से अवगत कराते हैं। स्टालिन ने इन्हें सुझाव दिया कि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों में आपकी योजना में सही मदद इटली, जर्मनी और जापान ही कर सकेगा। ध्यातव्य हो कि इसी समय जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया था और रूस भी मित्र देशों में शामिल हो चुका था। लिहाजा स्टालिन ने सुभाष बाबू को जर्मनी जाने की सलाह दी और इस प्रकार उनके सलाह पर अगली यात्रा जर्मनी के लिए सुभाष बाबू ने किया। लिहाजा अप्रैल 1941 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचने में सफल रहे। इस प्रकार 17 जनवरी 1941 में कलकत्ता अपने आवास से नज़रबंद से मुक्त होते हुए अप्रैल 1941 तक बर्लिन की यात्रा तय करने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सफल रहे और उनके आगे की यात्राओं का हम अगले अंक में वर्णन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।